सक्सेशन की बात करते हैं। अगर किसी भी इकोसिस्टम में कोई नई कम्युनिटीज़, नए प्लान्स डेवलप होते हैं या वो वहाँ पर आकर रहते हैं, तो उसे हम सक्सेशन बोलते हैं। सक्सेशन का मतलब होता है जब एक पर्टिकुलर स्पीशी आ गई है और उस स्पीशी के बाद डेवलपमेंटल स्टेजेस में और भी कई स्पीशीज़ आती जा रही हैं, या फिर जो स्पीशी आ चुकी है वो स्पीशी वहाँ पे स्टेबलाइज हो गई है, राइट। तो उसे हम बोलते हैं सक्सेशन। देखते हैं क्या है ये सक्सेशन एग्जैक्टली। ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज, मतलब मुझे पता है कि जो भी स्पीशी उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में एंटर हो गई है, उस पर्टिकुलर स्पीशी में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या डेवलपमेंटल स्टेजेस आने वाली हैं। सो प्रिडिक्टेबल है, मतलब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये स्पीशी यहाँ पर अगर इनहेबिटेंट हुई है, रह रही है, तो अब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, राइट। तो आप प्रिडिक्ट भी कर पा रहे हैं और ये सारे चेंजेस आप उनके अंदर ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, प्लस प्रिडिक्ट भी कर पा रहे हैं। तो ऐसे चेंजेस के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर गिवन एरिया, यहाँ गिवन एरिया से मेरा मतलब है बच्चों इकोसिस्टम, तो किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में या किसी एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में जो स्पीशीज़ रह रही हैं, उन स्पीशीज़ को वहाँ पे कितना और टाइम लगेगा इवोल्यूट होने में, या वहाँ पे वो किस तरीके से स्टेबलाइज्ड हैं, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं हम सक्सेशन में, राइट। तो सक्सेशन क्या हो गया हमारा? सक्सेशन का मतलब किसी भी एक कम्युनिटी में किसी एक स्पीशी का आकर रहना और वहाँ पे स्टेबल हो जाना, राइट। सो देर इज वन कम्युनिटी विच इज कॉल्ड लाइक क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इसका मतलब होता है ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी अब लास्ट कम्युनिटी है मेरे लिए, राइट। मतलब अब ये कैसी है? नेचर से इक्विलिब्रियम में है, अब नेचर के साथ ये अडेप्टेबल हो चुकी है। नेचर में जो भी चीज़ें, जैसा भी इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट इसके लिए फेवरेबल है और ये इन्वायरमेंट इसे सक्सेसफुल होने में, जिंदा रहने में या इन्वायरमेंट में बने रहने देने के लिए ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबल है, Isn't it? तो इस कम्युनिटी को हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी का मतलब होता है एक ऐसी कम्युनिटी जो नेचर में, एनवायरनमेंट में स्टेबल हो गई है और अब इसके यहाँ से चेंज होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, काफ़ी रेयर है, राइट। सो इसीलिए हमने एक टर्म यूज़ किया है बेटा, देखिए एनसीईआरटी बोलती है इट इज़ एन इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट। ये इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में है, स्टेबलाइज्ड कंडीशन में है ना, नेचर के साथ ये बनी हुई है, इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब अगर मैं एंटायर सीक्वेंस की बात करूं कि ये स्पीशी कब आई, कब एंटर हुई इकोसिस्टम में, कब से रह रही है और आगे भी कब तक रहने वाली है, तो उसे हम बोलते हैं सीरे, राइट। तो ये सीरे टर्म का मतलब क्या होता है? सीरे का मतलब होता है कोई भी कम्युनिटी जो कि किसी इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में ओवर द पीरियड रह रही है ना, और आगे भी रहने वाली है, उसे हम बोलते हैं सीड। तो द एंटायर सीक्वेंस, पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर तीसरे नंबर पे कौन आया, फिर चौथे नंबर पे कौन सी स्पीशी हुई या उसके अंदर चेंजेस क्या हुए स्टेजेस में, इस पूरे डेवलपमेंटल स्टेज को, इस पूरे सक्सेसिवली जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं उसे हम बोलते हैं सीरे, राइट। तो ये टर्म्स याद रखेंगे आप। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, सपोज एक कम्युनिटी है ए और ये कम्युनिटी चेंज हो गई है बी में, ठीक है, बी चेंज हो गई है सी में, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यही था। अदरवाइज मैं और इसे सिंप्लीफाई करके बताती हूँ आपको, आप और अच्छा समझ पाएंगे। देखिएगा, ये ए है, उसके बाद A1 है, उसके बाद A2 है, उसके बाद A3 है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या था मेरा? ए ही था, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या था? ए था। ए पर्टिकुलर स्पीशी थी जो वहाँ पे सबसे पहली बार उस कम्युनिटी में आई। उस कम्युनिटी में आने के बाद वो स्पीशी में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होते गए और अलग अलग स्टेजेस बनती गई। तो ये जो सीरियल स्टेजेस हमारे पास बन गई हैं, इन पूरी सीरियल स्टेजेस को हम डेवलपमेंटल स्टेजेस में स्टडी कर सकते हैं। मतलब मैं ये देख सकती हूँ कि कौन सी स्पीशी पहले आई, फिर उसके अंदर क्या अडेप्टेशंस हुए बच्चों, क्या चेंजेस हुए कि उसने नेचर से अपने आप को सूट कर लिया, अपने आप को अडेप्ट कर लिया, फिर उसके अंदर क्या चेंजेस हुई कि वो नेचर से अपने आप को एडजस्ट कर गई, फिर क्या चेंजेस हुए। ऐसे करते करते जब आप पूरी स्टेजेस को स्टडी कर लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं सीरियल स्टेज, राइट। तो ये सीरियल स्टेजेस हो गई, है ना। आपसे कोई पूछे A3 कैसे आया तो आपको पता होगा कि A2 से आया, कैसे A2 आया तो आपको पता होगा कि A1 से आया। तो ये सीरियल स्टेजेस हैं हमारे पास, इजंट इट। तो ये हमारी सीरियल कम्युनिटीज़ हो गई।
किसी भी सक्सेशन के टाइम पे कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्पीशीज़ रह रही हैं वो तो एग्जिस्टेंस में रहें, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसा भी होता है कई बार कि उनमें से कुछ स्पीशीज़ जो है वो डिसअपियर हो जाएं, इज़न्ट इट? तो कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं और वो डिसअपियर होने के बाद रीअपियर भी हो सकती हैं। देयर इज़ ऑल द पॉसिबिलिटीज़, राइट? तो एक स्पीशी जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो डिसअपियर हो गई और उसके बाद फिर उसके प्लेस पे एक दूसरी स्पीशी आने लग गई, लेकिन कुछ समय बाद वापस से वो स्पीशी अपेयर हो गई। मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जब भी सक्सेशन चल रहा है, कुछ कॉलोनाइज कुछ स्पीशीज़ जो है वो कॉलोनाइज हो जाती हैं और स्टेबलाइज हो जाती हैं, है ना, दे बिकम स्टेबल। जबकि कुछ स्पीशीज़ जो है, सम स्पीशीज़ दे डिसअपियर। डिसअपियर मतलब मैं इसे एक्सटिंक्शन तो नहीं बोलूँगी बच्चों, मतलब उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम से वो डिसअपियर हो गई। हो सकता है कि वो परमानेंटली कहीं पे चली गई हों, माइग्रेट कर गई हों, है ना। वैसे माइग्रेशन टर्म हम उसके लिए यूज़ करते हैं बच्चों कि कुछ स्पीशीज़ वहीं रह गई और कुछ पार्ट ऑफ स्पीशी जो है वो किसी दूसरी जगह पे चला गया, उसे हम माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास स्पीशीज़ हैं, इन सारी स्पीशीज़ में मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हुई हैं बेटा। एक तो जो एक पर्टिकुलर स्पीशी है उसने अपने आप को इवॉल्व करते 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 अडेप्ट करते करते उसने क्या किया, अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया एनवायरनमेंट में, राइट। और अल्टीमेटली वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी के नाम से जानी जाने लगी, राइट। उसके अलावा क्या हो गया, एक स्पीशी जो है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो गई वहाँ से, और एक ये भी हो सकता है कि आगे चल के ये स्पीशी यहाँ पे वापस से रीअपेयर हो जाए। तो ऐसे कुछ कंडीशंस मेरे पास पॉसिबल हैं। तो या तो वो स्टेबलाइज हो जाए या फिर वो क्या कर जाए, माइग्रेट कर जाए, डिसअपियर हो जाए और फिर ये स्पीशी मुझे वहाँ पे दिखाई ही ना दे, राइट। अब देखिए, किसी भी कम्युनिटी को जब हम स्टडी करते हैं या किसी भी इकोसिस्टम को जब हम स्टडी करते हैं तो हम इन स्पीशीज़ के कुछ फॉर्म्स या इनको कुछ तरीके से कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मेरे पास जो स्पीशी है वो पायनियर कम्युनिटी है, उसके बाद मेरे पास इंटरमीडिएट स्पीशी है, उसके बाद मेरे पास क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, इज़न्ट इट? अब समझना प्राइमरी सक्सेशन किसे बोलते हैं। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब होता है बेटा जब पहली बार लाइफ ओरिजिनेट हुई उस पर्टिकुलर एरिया में, इज़न्ट इट? भाई जंगल रातों रात तो नहीं बना होगा ना, जंगल या ओशन या जो हमारा लैंड इकोसिस्टम है यहाँ पे लाइफ रातों रात तो नहीं बनी होगी ना। ये बनने के लिए टाइम लगा होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डेवलपमेंटल फॉर्म्स आए होंगे, इवॉल्व हुए होंगे। तो अगर मैं बात करूं सबसे फर्स्ट स्पीशी की कि जिसने शुरुआत की, राइट, जिसने शुरुआत की है किसी भी कम्युनिटी की, उसे हम बोलते हैं पायोनियर स्पीशीज़। तो पायोनियर स्पीशीज़ का मतलब होता है वो प्रोमिनेंट, वो फर्स्ट स्पीशीज़, जो स्पीशीज़ जो हैं वो उसी जगह पे इनहेबिटेंट हैं, उसी जगह पे उन्होंने लाइफ को शुरू किया है। इसके पहले यहाँ पे लाइफ नहीं थी। देखो यहाँ पे बेयर रॉक्स हैं, रॉक्स आर नॉट सपोर्टिव, है ना, लाइफ को सपोर्ट नहीं करती हैं, बस चट्टानें पड़ी हुई हैं वहाँ पे, है ना पानी का सोर्स है, ना खाने का सोर्स है, ना सॉइल है, तो प्लांट कैसे उगेगा, नहीं उग सकता। फिर इस जगह पर मॉइस्चर को होल्ड करके रखने वाले हमारे कुछ लाइकन्स डेवलप हो गए। तो पायोनियर कम्युनिटी में मैं लाइकन्स को रख सकती हूँ बच्चों, क्योंकि लाइकन्स चट्टानों पे सीधा डायरेक्टली ग्रो कर जाते हैं। प्लांट्स तो नहीं ग्रो करते ना, प्लांट्स कभी भी चट्टानों पे ग्रो करते हैं क्या, कभी नहीं। प्लांट्स हमेशा सॉइल में ग्रो करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे प्लांट्स ना होते हुए मेरे पास क्या है, लाइकन्स। लाइकन्स चट्टानों पे सीधा ग्रो करना शुरू कर देते हैं, चिपक के ग्रो करते हैं उस पर। लेकिन लाइकन्स के बारे में आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, ये पॉल्यूशन फ्री जगह पर ही मिलेंगे आपको, मतलब ऐसी जगहों पे मिलने वाले हैं बेटा जहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है, वहाँ पे आपको पायोनियर कम्युनिटी के फॉर्म में लाइकन्स विजिबल होंगे। ये लाइकन्स जो हैं ये फर्स्ट स्पीशी हैं और यही उन चट्टानों पे ग्रो कर सकती हैं। वहाँ पे न्यूट्रिएंट की इन्हें आवश्यकता नहीं है। क्यों, पता है क्यों? एल्गी और फंगस का एसोसिएशन है बच्चों, याद आता है? लाइकन्स क्या है? इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस ना। तो अगर एल्गी और फंगस को आप कंबाइन कर दें तो यू गेट अ लाइकन। एल्गी खाना बना लेगी और फंगस मिनरल्स को अब्जॉर्ब कर लेगी। मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट है? मिनरल्स उन्हीं पत्थरों पे, उन्हीं चट्टानों पे प्रेजेंट है, राइट। तो ये मिनरल्स को अब्जॉर्ब करने का काम मेरी लाइकन्स करने वाली है। पायोनियर कम्युनिटी में फिर मेरे पास स्मॉल एनुअल प्लांट्स एंड लाइकन्स आते हैं, ये भी सेकेंड कम्युनिटी हो गई।
ये ऐसी कम्युनिटीज़ है बच्चों जो बहुत एडवर्स कंडीशन में रह पाती हैं, है ना। मैं मोस्टली ऐसी स्पीशीज़ को ऑब्ज़र्व करती हूँ जो अडेप्टेबल हों, जो एटमॉस्फेयर में अपने आप को सूटेबल तरीके से एडजस्ट कर पाई हों और वहाँ पे दिख रही हों। लेकिन ये स्पीशीज़ इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल, मैं कहूँगी कि इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं कि ये टफेस्ट जगह पे भी ग्रो कर रही हैं। तो अगर ये टफेस्ट जगह पे ग्रो कर रही हैं तो यही लीड ले रही है ना, यही तो पायोनियर स्पीशी हो गई। तो पायोनियर स्पीशी से मेरा क्या मतलब है, एक कुछ ऐसी स्पीशीज़ जो कि चट्टानों पे, रॉक्स पे, पत्थरों पे उग रही हैं, राइट, टफेस्ट कंडीशन में उग रही हैं। तो उनमें से मेरे पास 2 एग्जाम्पल हो गए बेटा, पहला लाइकन्स और दूसरा स्मॉल एनुअल प्लांट्स एंड लाइकन्स। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे, ये मेरे पायोनियर स्पीशीज़ की कैटेगरी है। तीसरी पायोनियर स्पीशी लाइकन से और ऊपर, या जो छोटे प्लांट्स हैं मेरे पास, स्मॉल प्लांट्स, उनसे थोड़ा और ऊपर हटके हो गई, एंड दैट इज़ ग्रासेस। ठीक है, छोटी छोटी घास भी अगर उगने लगती है उन जगहों पे, क्योंकि लाइकन्स हो गई हैं बेटा तो वहाँ पे मॉइस्चर होल्ड रहेगा, आसपास की जो सॉइल है उसमें भी मॉइस्चर जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में रहने वाला है। अब यहाँ पे वो छोटी छोटी ग्रासेस उगना शुरू हो जाएंगी। तो ये ग्रासेस या पेरेनियल्स जो हैं ये मेरे पास थर्ड कैटेगरी हो गई। तो 3 पायोनियर स्पीशीज हो गई मेरे पास यहाँ पे, वन इज लाइकन्स, अनदर स्मॉल प्लांट्स एंड अनदर इज ग्रासेस। तो ये तीनों स्पीशीज़ किसी भी जगह पर लाइफ को बिगिन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, किसी भी इकोसिस्टम में लाइफ को ओरिजिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, राइट। अब आइए ज़रा दूसरी स्पीशी पे, ये पायोनियर, द वन दैट हैड बिगिन द लाइफ इन अ पर्टिकुलर एरिया। दूसरी जो है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट स्पीशी। इंटरमीडिएट स्पीशीज़ कैसी होती हैं, जो बीच की कैटेगरी है, मतलब ये मेरे पास लास्ट है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, ये मेरे पास बीच की है क्योंकि पहले पायोनियर है। तो पायोनियर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच में आ रही है, इसलिए इसे मैंने कहा है इंटरमीडिएट स्पीशी। तो इंटरमीडिएट स्पीशीज़ कैसी हैं, श्रब्स, हर्ब्स हैं, कुछ और स्पेशल टाइप की ग्रासेस हैं, ग्रासेस पे हमारे पास बहुत वैरायटी है, तो कुछ और ग्रासेस, हर्ब्स, श्रब्स प्लस शेड इंटॉलरेंट प्लांट्स हैं, मतलब जो ऐसे प्लांट्स, ऐसे ट्रीज़ हैं जिनको छाया पसंद नहीं है, जिन्हें सफिशेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट की आवश्यकता है। इन सबको मैं किस में कंसिडर करती हूँ, इंटरमीडिएट स्पीशी में। मतलब पहले ये डेवलप हुई, ये ग्रेजुअली कन्वर्ट हो गई इंटरमीडिएट स्पीशीज़ में, और अब ये नेचर से अपने आप को ट्यून करने की कोशिश कर रही हैं। तो जब ये नेचर से अपने आप को ट्यून कर लेंगी तब ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, क्लाइमेक्स कम्युनिटी में। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी टॉप मोस्ट कम्युनिटी है, हाईएस्ट कम्युनिटी है, जो अपने आप को नेचर से इक्विलिब्रियम में ला चुकी है, राइट। तो इक्विलिब्रियम में अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए जो कम्युनिटी है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। आई होप यू आर गेटिंग दीज पॉइंट्स, राइट। तो 3 कम्युनिटीज़ पढ़ ली हमने। एक है हमारे पास पायोनियर कम्युनिटी, जो या पायोनियर स्पीशीज़ जो पहली बार डेवलप हुई हैं। दूसरी है मेरे पास इंटरमीडिएट, जो बीच की कैरेक्टराइजेशन फीचर्स में है, मतलब जो इनसे डेवलप्ड है लेकिन उनसे थोड़ी सी कम डेवलप्ड है। लास्टली मेरे पास डेवलप्ड स्पीशीज़ हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी, राइट। सो इस तरीके से ये पूरा सक्सेशन हम स्टडी करते हैं। तो जब भी हम किसी कम्युनिटी को स्टडी करते हैं तो हम इन 3 टाइप की स्पीशीज़ को स्टडी करते हैं। बट ऑब्वियस सी बात है बेटा, ध्यान रखिएगा, ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं है, इसे होने में सालों लग जाते हैं। तो कई सालों तक ये स्पीशीज़ जो है वो डेवलप होती रहती हैं, isn't it? तो इन स्पीशीज़ को होने में बहुत लंबा समय लगेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सक्सेशन और रादर अबाउट क्लाइमेक्स कम्युनिटी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। हम प्लांट्स में क्या सक्सेशन है, मैं उसे स्टडी कर लेते हैं। ये मैं आपको जो एक सक्सेशन बता रही हूँ हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं हाइड्रार्क सक्सेशन। हाइड्रार्क सक्सेशन का मतलब होता है पानी में रहने वाले प्लांट से टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कैसे डेवलप हुए, पानी में रहने वाले प्लांट्स का सक्सेशन कैसे हुआ, राइट। तो इसीलिए इसे हम वेट लैंड सक्सेशन बोलते हैं। या ये सक्सेशन जो है आपको वेट एरिया में, मतलब वेट एरिया कौन से हो गए बेटा, पॉन्ड्स ले लेती हूँ मैं, लेक्स ले लेती हूँ, है ना, फिर मार्शी एरियाज ले लेती हूँ, पॉन्ड्स, लेक्स के शोर्स भी इंक्लूडेड हो गए उसमें, और उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी लैंड पे, ठीक है। तो इन 3 जगहों पे हमारे जो प्लान्स हैं वो डेवलप होंगे। इनमें से ये दोनों वेट एरियाज हो गए। इन वेट एरियाज में होने वाले सक्सेशन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रार्क सक्सेशन,
राइट। ज़ेराग सक्सेशन एक होता है जो कि डेजर्ट में होने वाला सक्सेशन है बच्चों। जो डेजर्ट प्लांट्स है वो भी इन अ सिंगल डे पूरा जंगल या पूरा पूरा जो डेजर्ट है वो नहीं बन गया है, उसे डेजर्ट बनने में उसमें जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं उन स्पीशीज़ को वहाँ पे प्रेजेंट होने में कई सालों लग गए हैं, तो उसे हम ज़ेराग सक्सेशन बोलते हैं। ऐसा सक्सेशन जो ड्राई एरिया में होता है। अगेन वही बात, ऐसी स्पीशी जो बेयर एरियाज में बेयर रॉक्स पे पहली बार इन्वेड हुई हैं उसे हम बोलते हैं पायोनियर स्पीशी, राइट। तो जब ये स्पीशी पहली बार आती है ना बेटा, तो कुछ स्टेप्स हैं सक्सेशन की, मैं कुछ स्टेप्स सिखा रही हूँ आपको, एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन हम थोड़ा सा बाहर की बात करेंगे। इस पहले को हम बोलते हैं न्यूडेशन। न्यूडेशन का मतलब होता है नई स्पीशी का आना, ठीक है। ये न्यूडेशन का मतलब होता है नई स्पीशी का फॉर्म होना। अब नई स्पीशी कब आएगी उस जगह पे, उस कम्युनिटी में नई स्पीशी कब अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी, पहली बार वो कब आएगी? देखो, हो सकता है वहाँ पे पहले कभी फायर हुआ हो, है ना, या वहाँ पे मैसिव लैंडस्लाइड्स हुए हों, खूब तबाही हुई हो, खूब नेचुरल डिजास्टर्स हुए हों, जिसके कारण क्या हो गया हो, वो जगह बेयर हो गई हो, वो जगह अब हेल्दी नहीं रही हो, इज़न्ट इट। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं पर ड्रॉट्स आए हों, ऐसा हो सकता है कहीं पे ह्यूज मैसिव लैंडस्लाइड्स हुए हों, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे आग लग गई हो, ओलेनिक इरप्शंस भी हो सकते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब पहली बार होकर ज़मीन प्लेन साफ़ हो जाती है, इस ज़मीन पे अब जब लाइफ ओरिजिनेट होती है, इसे हम बोलते हैं न्यूडेशन। तो न्यूडेशन का मतलब होता है कि किसी न्यू प्लेस पे लाइफ का ओरिजिन होना, मतलब पहली बार लाइफ वहाँ पर आना, वी कॉल इट एज न्यूडेशन। फर्स्ट स्टेप, दिस इज द स्टेप, है ना। दूसरी स्टेप होती है इन्वेजन। हमने लिखा ना अभी बेटा थोड़ी देर पहले कि जो सक्सेशन है वो हजारों 100 सालों तक होता रहता है ना। तो कई सालों तक, हजारों सालों तक होते रहने के कारण कुछ तो स्टेप्स होती होंगी ना, तो हम उन्हीं स्टेप्स की बात कर रहे हैं। तो चलिए सेकेंड स्टेप देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है बच्चों एक ऐसी जगह जहाँ पे ये जो न्यू प्लेस है वहाँ पे न्यू स्पीशीज़ की एंट्री होना, है ना, या किसी भी टाइप की स्पीशीज़ की एंट्री होना। ये स्पीशीज़ कैसे एंटर कर सकती हैं बेटा? हो सकता है ये माइग्रेट करके आई हो, ठीक है। आप माइग्रेशन ही याद रखिए, एक्सेसिस भी होता है और भी कई तरीके होते हैं, आप माइग्रेशन ही याद रखिए कि किसी एक जगह पे वो स्पीशी जो है वो माइग्रेट होके आ गई, इन्वेड कर गई, इन्वेजन मतलब उस जगह आके वो रहने लग गई, तो इसे मैंने बोल दिया इन्वेजन, राइट। तो सेकेंड स्टेप क्या है हमारी? इन्वेजन। थर्ड स्टेप है, ये जो नई स्पीशी यहाँ पे आई है, इस स्पीशी ने अब अपने आप को कॉम्पीट करना है, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन, अब ये स्पीशी क्या करेगी? अपने आप को कॉम्पीट करेगी वहाँ पे रहने वाली ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ के साथ। वैसे ये जब पहली बार कम्युनिटी बनती है तब ये स्टेप्स एप्लीकेबल नहीं होंगी, ये तब एप्लीकेबल होती हैं बेटा जब वहाँ पे पहले ये इन्वायरमेंट था, उसके बाद फिर ये डिस्टर्ब हो गया और फिर से वहाँ पे एक लाइफ का फॉर्म ओरिजिनेट हुआ या फिर से वहाँ पे लाइफ बिगिन हुई, तब ये सारी स्टेप्स होंगी। तो अब हमें क्या करना है? कंपटीशन करना है। किससे कंपटीशन करेंगे बच्चों? भाई जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्टिंग होंगे उनसे करेंगे ना। जैसे आप म्यूचुअली कॉम्पीट करते हैं, क्यों कॉम्पीट कर रहे हैं आप? इसीलिए कर रहे हैं ना ताकि आप सक्सेसफुल रह सकें, आप अपने आप को उस कॉम्पिटिशन में उतार पाएँ और विनर रहें। तो वैसे ही ये स्पीशीज़ भी क्या करेंगी? कंपटीशन करेंगी। तो इन स्पीशीज़ ने भी कंपटीशन करना है और अपने आप को एस्टैब्लिश करना है। फाइनली जब कंपटीशन और एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा तो वो स्पीशीज जब अब हर पैरामीटर को क्रॉस कर चुकी है तो अब वो क्या हो जाएगी? स्टेबलाइज, मतलब अब प्रोसेस क्या होगी? स्टेबलाइजेशन की प्रोसेस। तो स्टेबलाइजेशन की प्रोसेस से मेरा मतलब है अब वो स्पीशी अपने आप को होल्ड करके रख चुकी है, वहाँ पे स्टैब्लिश करके रख चुकी है, तो उसे हम बोलते हैं स्टेबलाइजेशन, राइट। तो 4 स्टेप्स क्या हो गई मेरे पास? आप क्या याद रखेंगे? एक है न्यूडेशन, उसके बाद इन्वेजन, वो नई स्पीशीज़ आई हैं वहाँ पे आके रहने लगी हैं। अच्छा, नई स्पीशीज़ जब वहाँ पे आके रहती है ना तो सिर्फ इनका रहना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बेटा, क्योंकि इन्हें आगे चल के कॉम्पीट करके स्टेबलाइज भी होना। इसका मतलब क्या? इन्होंने अपनी नई जनरेशन्स भी लाया होगा ना, इन्होंने अपने प्रोपग्यूल्स भी लाए होंगे वहाँ पे। तो पता है इसमें एक पॉइंट और ऐड करेंगे आप, यहाँ पे दे ऐड और दे ब्रिंग देयर वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स,
ठीक है। दे ऐड देयर वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का मतलब है ऐसे प्रोपेग्यूल्स जो कि रिप्रोडक्शन कर पाएंगे और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी ला पाएंगे। नई जनरेशन वहाँ पर डेवलप होगी तभी तो कंपटीशन होगी, और वो कंपटीशन के बाद फाइनली कम्युनिटी विल गो इनटू स्टेबलाइजेशन। मतलब अब ये कम्युनिटी इक्विलिब्रियम में है नेचर से, क्लाइमेक्स कम्युनिटी अब आप इसे घोषित कर सकते हैं, right? So these are the major steps of any species development in a particular community. Fine. कोई भी सक्सेशन हमेशा मेसिक कंडीशंस की तरफ प्रोसीड करता है। मेसिक कंडीशंस का मतलब होता है जो एवरेज कंडीशंस हैं, जो कि नेचर में, इन्वायरमेंट में ऑटोमेटिकली होती हैं, चलती रहती हैं, एक बार शुरू हो गई और इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया तो अब वो इक्विलिब्रियम में ही रहेंगी, तो उन्हें हम बोलते हैं मेसिक कंडीशंस, राइट। तो ऑल सक्सेशंस प्रोसीड टू मेसिक कंडीशंस, मतलब इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम दे रीच। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेयर रॉक्स हैं, दीज आर एक्सपोज्ड रॉक्स, है ना। अभी इनके ऊपर कुछ नहीं ग्रो कर रहा, हमारा वैसे ही डायग्राम है जैसे हमने पहले समझा था। अब यहाँ पे लाइकन्स या मॉस ग्रो होने लग गई हैं। फिर एनुअल वीड्स आ गई। एनुअल वीड्स के आने का फ़ायदा ये है कि अभी साल भर वहाँ पे वेजिटेशन रहने वाला है। फिर ये वीड्स ख़त्म हो जाएंगी, डाइजेस्ट हो जाएंगी, अब वहाँ पे सॉइल बनना शुरू होगी, क्योंकि जब एक पर्टिकुलर स्पीशी अपना लाइफ स्पैन कवर अप कर चुकी होगी तो उसका जो ह्यूमस, जो ऑर्गेनिक मैटर बनेगा वो सॉइल में मिक्स होगा। वो सॉइल में मिक्स होने के बाद ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा, और जो ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ा है अब उससे क्या होंगे, और बड़े ट्रीज़ को सपोर्ट मिलेगा। भाई इन्होंने अपना काम कर लिया, ये तो चट्टानों पे उगते थे। लाइकन्स को तो आदत थी पत्थरों पे उगने की, वो उग गई पत्थरों पे। अब वो जब डेवलप होगी, डेड होगी, मरेगी, तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में मिक्स होगा। ये ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल में मिक्स होगा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने वाला है। अब जैसे ही सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, पेरिनियल वीड्स आ जाएंगी आपके पास, और बस फिर क्या है, और ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा और सॉइल फॉर्मेशन हुआ, श्रब्स मिल गए, फिर यंग प्लांट्स मिल गए, हर्ब्स मिल गए, उसके बाद टॉल ट्रीज मिल गए। मतलब ये किसी भी फॉरेस्ट के बनने की प्रोसीजर मैंने आपको बता दी, इजंट इट। कोई भी फॉरेस्ट कैसे डेवलप होगा, तो ये पूरा सक्सेशन पैटर्न हमें फॉलो करना है। इस तरीके से हमारा फॉरेस्ट का फॉर्मेशन होने वाला है, इजंट इट। अब देखते हैं, अगर कोई प्राइमरी सक्सेशन किसी एक जगह पे होता है, अगर मैं मान लीजिए प्लांट्स की बात करूं, तो प्लांट्स के अंदर प्राइमरी सक्सेशन किस तरीके से होता है हमें वो देखना पड़ेगा। ये मेरा फर्स्ट स्पीशी है फाइटोप्लैंक्टन्स। आपको पता है फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, है ना, छोटे छोटे से प्लांट्स हैं दीज आर। सो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ये फाइटोप्लैंक्टन्स फ्लोटिंग स्टेज में है ना, घूम रहे, इधर उधर घूम रहे, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। अब इन फाइटोप्लैंक्टन से धीरे धीरे, क्योंकि ये फाइटोप्लैंक्टन्स मेरे पास अब ग्रोथ करने लगे हैं, तो अब ये सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज पे पहुंच गए हैं। सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज का एक एग्जांपल बता देती हूँ, इट इज़ हाइड्रिला, है ना, आपको पता है बेटा, इट इज़ हाइड्रिला। रिमूव वन ई फ्रॉम देयर। तो ये जो हाइड्रिला है, ये हाइड्रिला मेरे पास एक सबमर्ज्ड प्लांट है। जो बॉटम है ना, जो हमारे पॉन्ड का बॉटम है, बेस है, उस बेस से ये अटैच रहेगा। देखो ये अटैच्ड है, कनेक्टेड है ना। उसके बाद क्या होगा बेटा, ये सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट की स्टेज में चला जाएगा। मतलब अब मेरे प्लांट्स सरफेस से अटैच न रहते हुए वो फ्लोट करने लगे हैं, थोड़ा सा और अडेप्टेशन बढ़ गया है उनका, इजंट इट। भाई जो सॉइल से अपने आप को कनेक्ट रखता होगा, अगर वो फ्लोट करने लग जाए, मतलब उसने कुछ तो अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की होगी ना। तो अब वो किस में आ गया है, फ्री फ्लोटिंग स्टेज में। अब इसका भी एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से पता है, दैट इज कॉल्ड एज आइकॉर्निया। इट इज आइकॉर्निया और वाटर हायासिंथ, राइट। सो वाटर हायासिंथ जो है, जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं, दैट इज इनटू फ्री फ्लोटिंग स्टेज, ठीक है, फ्लोट करते हैं वो प्लांट्स। उसके बाद क्या होता है, ये फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के बाद ये मेरा एक्वेटिक अडेप्टेशन हो गया। अब धीरे धीरे मेरे प्लांट्स लैंड पे जाने की कोशिश करेंगे। तो सपोज ये आपके पास एक पॉन्ड है, इस पॉन्ड के बैंक्स पे यहाँ पे आपको प्लांट्स उगते हुए दिखना शुरू हो जाएंगे इस जगह पे। तो इन्हें हम बोलते हैं रीड स्वैम्प स्टेज। रीड स्वैम्प स्टेज मतलब प्लांट ऐसे तिरछे तिरछे हो गए और बिल्कुल पॉन्ड के सरफेस से, मतलब किनारों से कनेक्टेड होकर और फिर बाहर की तरफ आने लगे, उसे हम रीड स्वैम्प स्टेज बोलते हैं। फाइन। फिर धीरे धीरे मार्श मिडो स्टेज हो गई। अब ये प्लांट्स जो है
शोर छोड़कर और आगे की तरफ लैंड पे बढ़ गए। तो आप देखेंगे यहाँ पे अब एक्सेसिव ग्रोथ हो रही है, मैसिव ग्रोथ होना शुरू हो गई। मतलब ये कौन सी स्टेज आ गई? मार्श मिडो स्टेज। जो मार्शी एरियाज में जो प्लांट होते हैं उनके कंपैरेटिव ये स्टेज आ गई, क्योंकि अब यहाँ पे पानी भी है, सॉइल भी है, तो मेरा प्लांट पानी और सॉइल दोनों में इक्वली अच्छे से सक्सेसफुली ग्रो कर रहा है, इजंट इट? लास्टली यहाँ से तो क्या हो गया बेटा? पानी के अंदर से पौधे निकलकर, मतलब फाइटोप्लैंक्टन स्टेज से होते हुए पानी के अंदर से पौधे निकलते हुए कहाँ आ गए? सरफेस पे आ गए। अब क्या होगा? अब जंगल बनना शुरू हो जाएगा। अब धीरे धीरे स्मॉल प्लांट्स बन जाएंगे। दीज आर श्रब स्टेज, है ना, ये श्रब स्टेज है। नॉर्मल छोटे शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स जो है वो उगना शुरू हो जाएंगे। फिर आ जाएगा मेरे पास फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट वाइड स्केल पे स्प्रेड हो रखा है और अब ये मेरा पूरा कम्युनिटी बन चुका है। नाउ दीज आर स्टेबल प्लांट्स, राइट। वैसे तो जो हाइड्रेला है, हमारा आइकॉर्निया, ये भी स्टेबल प्लांट्स की कैटेगरी में आज भी हमें मिलते हैं और ये इक्विलिब्रियम में ही है, तो आप इन्हें क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी बोल सकते हैं। पायोनियर कम्युनिटी यहाँ पे क्या हो गई बेटा? फाइटोप्लैंक्टन्स। एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या हो गई? ये फॉरेस्ट। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम तैयार हो जाता है, या यूँ कह लीजिए कि एक पूरा इकोसिस्टम तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन प्लांट की एक पूरी रेंज तैयार हो जाती है, राइट फ्रॉम द फाइटोप्लैंक्टन टू टॉल ट्रीज यू गेट हियर, राइट। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। अब देखिए जरा इसे स्टेप्स में देख लेते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम में सक्सेशन कैसे होता है? पहले फाइटोप्लैंक्टन्स थे, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और कई बड़े एनिमल्स का जो है ये फूड है, इन्हें ये डेवलप हो गए इनटू रूटेड एक्वेटिक प्लांट्स, जो कि सतह से ग्रो होते हैं और फ्लोट करते रहते हैं, अंदर ही अंदर स्विम करते हैं एक तरीके से, ऐसा कह लीजिए। और फिर हो गए फ्री फ्लोटिंग एक्चुअली स्विमिंग करते हैं, वो आपको सरफेस पे ऐसे फैले हुए मूव अराउंड करते हुए दिखाई दे जाएंगे। फिर रीड्स एंड सीजेस आ जाते हैं। फिर मैसिक कंडीशन मतलब अब आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे हमारी मैसिक कंडीशंस। बस ये मैसिक कंडीशंस आपकी तैयार हो गई। फिर आ गया टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी और फाइनली आ गया मेरे पास क्या? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी या क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स मेरी लास्ट कम्युनिटी है, फाइनल फुल एंड फाइनल एंड कम्युनिटी है। ये पायोनियर स्पीशीज हो गई, अब ये इक्विलिब्रियम में नेचर में रहने वाली है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। हमने सक्सेशन ऑफ प्लांट्स ये टॉपिक इसलिए लिया है, हाइड्राक्ट सक्सेशन हमने इसलिए डिस्कस किया है, एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है। डेजर्ट इकोसिस्टम में भी या डेजर्ट ज़ेराक सक्सेशन में भी यही सक्सेशन फॉलो होता है, बस वहाँ पे आप पानी नहीं कंसिडर करेंगे। कुछ स्मॉल प्लांट से लेकर धीरे धीरे डेवलप होते हैं हमारे टॉल साइज्ड कैक्टस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सक्सेशन।